हिंदुत्व कार्ड लाने की तैयारी एक बार फिर से बीजेपी कर रही है और जाहिर है कि वो बीजेपी की पिच है और उस पिच पर विपक्ष ने कई बार खेलने की कोशिश की। लेकिन आज जब महाराष्ट्र चुनावों के मद्देनजर और खास तौर से 2024 में आए लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में जो तस्वीर बीजेपी की और विपक्ष की देखने को मिली, महाविकास आघाड़ी की देखने को मिली, बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड विपक्ष को कहां पर लेकर आता है? देखिए, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी 2024 के जब चुनाव हुआ उसका रिजल्ट आप देखिए कि महाराष्ट्र की जनता ने इनको एनडीए सरकार को रिजेक्ट कर चुकी है और क्लियर मैंडेट उन्होंने जो महाविकास आघाड़ी को दिया है। आप देखिए कि 48 सीट में से 17 सीट ही भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल को मिला। ये क्या दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही डेस्परेट है महाराष्ट्र को लेकर। मगर आप देखिए कि उन्होंने पहले शिवसेना को तोड़ा, शिंदे जी को अपने गुट पे ले आए, उसके बाद अजित पवार को तोड़ा, उनके साथ सब भ्रष्ट नेताओं को अपनी तरफ ले आए। ये सब करने के बाद भी रिजल्ट क्या आया? जनता खुले आंख से देख रही है कि जो लोगों को आप जेल भेजने वाले थे उन्हीं को अपने अपने पार्टी में ले लिया। अब जनता और बेवकूफ नहीं बनेगी और जनता का मैंडेट बहुत क्लियर है। और आप देखिए कि असेंबली इलेक्शन में यहाँ पे सरकार जो है इंडिया अलायंस की बनने जा रही। ठीक है। हमारे साथ विश्वास पाठक जी भी इसी बीच में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विश्वास पाठक जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। उसके बाद कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आऊंगी। विश्वास पाठक जी, नया नहीं है क्या बीजेपी के पास कुछ? हिंदुत्व का मुद्दा आपका एक ऐसा मुद्दा रहा जो लगातार छाया रहा और उसी पिच पर आपने कई चुनावों को साधने की कोशिश की और उसके लिए आप बधाई के पात्र, क्योंकि तीसरी बार आपने सरकार बना ली। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा अगर हिंदुत्व का कार्ड कोई था तो वो था राम मंदिर। 2024 में महाराष्ट्र में आपने अपनी स्थिति देख ली, तो आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हिंदुत्व कार्ड से लेके लैंड जिहाद, वोट जिहाद, लव जिहाद, ये कॉम्बिनेशन आपको कितनी ताकत देगा? रणनीति क्या है बीजेपी की? देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ये सब इस प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करती है। हम लोग विकास की राजनीति को ही लेकर चल रहे हैं। 2014 से जब मोदी जी आए हैं, उस समय से हम केवल विकास और विकास ही लेकर लोगों तक जा रहे हैं। हम हमारे देश की छवि पूरे दुनिया में, विश्व में 5वें पायदान पे लाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उस प्रकार से हम आ गए हैं। हम अंत्योदय के माध्यम से हर लोगों को विकास की जो बेनिफिट है वो देना चाहते हैं। फिर वो टॉयलेट्स रहो, घर घर में नल रहो, जल रहो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी चीजें देने का प्रयास करते हैं। और हमारी जो अगर वो वोट बैंक है, हमारी वोट बैंक ये लाभार्थियों की वोट बैंक है। हम ये सब राजनीति में नहीं जा रहे हैं। जो कांग्रेस कर रही है या इंडिया अलायंस कर रही है, वो मुस्लिम या वोट जिहाद, वो इधर काफी बातें करते हैं, उसमें हमारा कोई विश्वास नहीं है। जल्दी से काउंटर क्वेश्चन और लेना चाहूंगे विश्वास पाठक जी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर बीजेपी और संघ की बैठक में किस पर चर्चा हो रही है? फिर क्यों शिंदे के मंत्री उदय सामंत एक बार फिर से कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लव जिहाद पर कानून आया वैसा महाराष्ट्र में भी आना चाहिए? क्या बीजेपी इस बात की कोशिश नहीं करती है कि मुस्लिम वोट बैंक तो नहीं मिल रहा है, पोलराइजेशन की उसकी कोशिश होती है, लेकिन हिंदुओं का जो वोट बैंक है वो आपके पास इंटैक्ट रहे? अगर ये सब आप कुछ नहीं करते तो क्या मोदी अपनी रैली में लव जिहाद का जिक्र करते, लैंड जिहाद का जिक्र करते, वोट जिहाद का जिक्र करते? अगर ये सब आप कुछ नहीं करते जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं मान के चलूं तो विश्वास पाठक। जहां तक संघ की और बीजेपी की बैठकें है, ये बैठकें जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी होती थी। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देश हित में क्या किया जाए, कैसा किया जाए, उस प्रकार से विचार विमर्श होता है। इसलिए वो बैठक का और इलेक्शन से उसका नाता जोड़ना कतई गलत है। जहां तक लव जिहाद का सवाल है, इलेक्शन में जब ये मुद्दे उछल कर आए, उस मुद्दों को जवाब देना जरूरी था, इसलिए मोदी जी ने वो विषय उठाए। अन्यथा आप शुरू से देखो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी आधार पर हम लड़े। इसलिए हम तीसरे बार, नेहरू जी के बाद में पहले बार कोई प्रधानमंत्री तीसरे बार प्रधानमंत्री चुनकर आया है,
उसका कारण यही था ठीक है सर। कि अगर कोई देश को दिशा मैं दे सकता आपसे है ये तो सवाल ना पूछती अगर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले एक बार फिर से लव जिहाद का मुद्दा शिंदे के मंत्री उदय सामंत ना उठाते तो मैं आपसे सवाल कतई नहीं पूछती। महेश चव्हाण जी, आपके पास आते हुए, आप लोग मराठा आरक्षण का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, आप लोग किसानों का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा शिंदे से मुलाकात खुद शरद पवार ने की, इस मुद्दे पर बैठक की, लेकिन बीजेपी के तर्कश में जितने भी तीर हैं बीजेपी उसको चला रही है, माने या ना माने, उनमें से कुछ को एक्सेप्ट करे और कुछ को बचाकर अंडर द कवर रखे फायर करने के लिए। लेकिन आपकी रणनीति बीजेपी की इस रणनीति के सामने किस तरीके से टिकी हुई है? पूर्णिमा जी, देखिए 10 साल से 2014 से केंद्र में बीजेपी की सत्ता है। महाराष्ट्र में 2014 से 2019 तक और उसके बाद 2021-22 से लेकर आज तक महाराष्ट्र में 7.5 साल उनकी सत्ता है। अगर इतनी सत्ता होने के बाद उनके पास गृह मंत्री पद जैसा पद होने के बाद अगर उनको ये कंप्लेन है कि लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, वोट जिहाद है और उसको ही लेके ये लोग चिल्लाने शुरू करेंगे तो लोग इन पर हंसेंगे। इनका काम है, इनका कर्तव्य है। अगर कोई इनको लगता है कि ऐसे कोई इलीगल एक्टिविटीज महाराष्ट्र में हो रही है तो उस पर काबू रखना, नियंत्रण रखना इनका काम है, विपक्ष का नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने हिंदुत्व का, जैसे अभी आपने कहा अपने प्रस्तावित में कि हिंदुत्व के ऊपर उन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ उस राम मंदिर का आपने देखा उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, उस अयोध्या में ही इनका कैंडिडेट हार गया। प्रधानमंत्री जी खुद उत्तर प्रदेश से वाराणसी से खड़े थे, वहां पर 4.5 लाख वोटों के वजह सिर्फ 1.5 लाख वोटों की उनको बढ़त मिली। ठीक है सर। और दूसरी बात ये, अभी विकास की बात करें, इतना बात सर एक मिनट सर आपका खत्म है, सर 1 मिनट आपका महेश चव्हाण जी खत्म है, इसके बाद डिबेट को ओपन करूंगी, अपनी बात को पूरा कीजिएगा। लेकिन 2 बातों का यहाँ पर आपने जिक्र किया, कृष्णा हेगड़े आपके पास आते हुए, एक आपने इस बात का जिक्र किया कि आपने बनारस का जिक्र किया, अयोध्या का साथ में आपने जिक्र किया। अयोध्या में बीजेपी को फायदा मिला नहीं मिला वो छोड़ दीजिए, लेकिन कितने करोड़ हिंदुओं को उस राम मंदिर का इंतजार था ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है साहब कि आप ये बात तब कहते हैं जब उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व की राजनीति को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और अब तो खासतौर पर जब वो आपके साथी हैं। 2014 आपको याद दिलाऊं, जब सामना में उद्धव ठाकरे ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने तारीफ करते हुए किस बात का जिक्र किया था, वो उन्होंने कहा कि आप कोई जोधा अकबर के पास नहीं जाएगी। ये उनके लेख के शब्द हैं जो मैं आपको मेंशन कर रही हूं। इसीलिए आज भले ही उनको ना सूट करता हो साहब, लेकिन दूसरे पर हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं, उस पर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। कहना आसान है लेकिन ये खुद उनकी राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आते हुए, तमाम मुद्दों के बीच में जब बीजेपी विकास की बात करती है तो धीमे से सरकाते हुए हिंदुत्व, वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सबका जिक्र करना या इस पिच पर खेलना जरूरी हो जाता है क्या? क्योंकि ये चुनावी लिहाज से फायदेमंद होता है। पूर्णिमा जी, पहले तो मैं आपको कहूं कि अयोध्या हमारे इलेक्शन का विषय नहीं है। भगवान श्री राम के ऊपर जो आस्था सभी हिंदुओं को है, आस्था हमारा विषय है और वो आस्था के लिए हम लड़े और हम सक्सेसफुल हुए। और मुझे शर्म आती है ऐसे हिंदुओं पे जो अयोध्या को इलेक्शन के साथ तुलना करते हैं और आस्था को अपना छोड़ देते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा है कि देखिए, इनका एक फॉल्स नैरेटिव फिर से शुरू हुआ है कि महाराष्ट्र में हमसे बहुत आगे है। ये सिर्फ 2% वोट आगे है और 36 असेंबली सीट आगे है और उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 8 लोग उनका क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं और हमको जो कवर करना है, हार्डली हमको कुछ नहीं तो एक 12-13 सीट कवर करना है और जीत हमारी पक्की है। तीसरी बात यह है कि जैसे विश्वास जी ने कहा, हमने महाराष्ट्र में लेक लाडली बहन योजना, युवा प्रशिक्षण योजना, 3 गैस सिलेंडर, किसानों को मुफ्त का बिजली, सभी विकास के स्कीम हमने दिए हैं किसानों को। लेकिन हिंदुत्व हमारा मूल आइडियोलॉजी है। 1987 से शिवसेना और बाद में जनता पार्टी, अभी नया हमारा बस इसीलिए सर 1987 से हिंदुत्व के पिच पर हम चल रहे हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम शर्म से नहीं कहते हम हिंदू हैं।